कॉकपिट में बैठे कैप्टन सुनेजा प्लेन की नोज को डाउन होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ देर के लिए प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के हाथों में देते हैं ताकि खुद प्लेन की प्रॉब्लम पर ध्यान दे सकें। बेकाबू हो चुके इस विमान को संभालना फर्स्ट ऑफिसर के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जावा समुद्र के ऊपर उड़ रहे इस प्लेन को कंट्रोल करना हर एक बीतते सेकंड के साथ और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। साथ ही पीछे बैठे पैसेंजर्स के बीच एक अफरा तफरी मची हुई है। उन्हें एहसास हो गया है कि मौत उनके सर पर मंडरा रही है और सभी जानते हैं कि उनकी जान अब सिर्फ कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स के हाथों में है। कैप्टन टू एटीसी, फ्लाइट 610, हमारे पास ऑल्टीट्यूड के बारे में कोई रिलायबल जानकारी नहीं है। एटीसी, फ्लाइट 610, आप जिस ऑल्टीट्यूड पर चाहें फ्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इतने में ही ये प्लेन अचानक तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। फर्स्ट ऑफिसर, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। दोनों पायलट्स प्लेन को नीचे जाने से रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ये प्लेन हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जावा सी में क्रैश कर जाता है। ये एविएशन हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक और हैरत अंगेज प्लेन क्रैशेस में से एक था, जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। पर यह प्लेन क्रैश हुआ कैसे और इसके होने के पीछे किसकी गलती थी? इसी घटना के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। उनतीस अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया के सैकर्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 5:30 बजे ये प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। इस फ्लाइट को लायन एयर एयरलाइन ऑपरेट कर रही है और इसका फ्लाइट नंबर 610 है। इस फ्लाइट को सोएकार्नो हट्टा एयरपोर्ट से पैंकल पिनांग इंडोनेशिया के डप्टी आमिर एयरपोर्ट पहुंचना है, जो सिर्फ 1 घंटे की एक छोटी सी जर्नी होने वाली है। इस सफर के लिए बोइंग 737 मैक्स 8 एयरक्राफ्ट को चुना गया है और ये पर्टिकुलर प्लेन जो इस फ्लाइट में यूज होने वाला है, ये एकदम नया है, क्योंकि लायन एयर ने अभी 2 महीने पहले ही इसे खरीदा है। हालांकि नया होने के बावजूद इस प्लेन में कई तरह की खराबियां और शिकायतें आ रही थी, इसलिए ये अभी मेंटेनेंस करवा कर आया है। इस मेंटेनेंस के दौरान प्लेन के एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सेंसर को बदलने के बाद कैलिब्रेट नहीं किया गया और यही छोटी सी गलती आज बहुत महंगी साबित होने वाली है। खैर, इस जानकारी से अनजान फ्लाइट 610 की कमान 31 साल के कैप्टन भव्य सुनेजा के हाथों में है, जो एक भारतीय नागरिक हैं। कैप्टन सुनेजा पिछले 7 सालों से लायन एयर के लिए काम कर रहे हैं और इनके पास 6028 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। कॉकपिट में इनका साथ देने के लिए 41 साल के फर्स्ट ऑफिसर हरवीनो मौजूद हैं, जिन्हें 5174 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। दोनों ही पायलट काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और इनका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा है। हालांकि 610 एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, फिर भी सभी 181 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स समय पर प्लेन में सवार हो जाते हैं। इसके बाद प्लेन में जरूरत के हिसाब से फ्यूल डाला जाता है। और इसे गेट से पीछे धकेलने यानी पुश बैक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में टैक्सी वे करते हुए प्लेन रनवे पर अपनी जगह पहुंच जाता है और कैप्टन टेक ऑफ क्लियरेंस की मांग करते हैं। क्लियरेंस मिलते ही पायलट प्लेन के इंजन ऑन कर देते हैं और ये रनवे पर दौड़ने लगता है। इस तरह सुबह 6:20 के लोकल टाइम पर यह फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है।
जैसा कि मैंने बताया, इस प्लेन को 1 से सवा घंटे के अंदर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेक ऑफ करने के सिर्फ 2 मिनट बाद ही पायलट्स को कॉकपिट में कई अलग अलग तरह की गड़बड़ नोटिस होने लगती है। सबसे पहले प्लेन का योक बुरी तरह हिलने और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। आमतौर पर यह दिक्कत तब होती है जब प्लेन की रफ्तार ज्यादा धीमी हो। कैप्टन सुनेजा को भी यही लगता है, इसलिए वो प्लेन की एयर स्पीड चेक करते हैं। पर डिस्प्ले पर नजर डालते ही उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों साइड के डिस्प्ले में अलग अलग स्पीड दिखाई दे रही होती है। प्लेन के अनुसार इस फ्लाइट को 8000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर जाकर एटीसी को इन्फॉर्म करना था, लेकिन कैप्टन देखते हैं कि दोनों साइड के डिस्प्ले में प्लेन का ऑल्टीट्यूड भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों में से किसी ने पहले कभी फेस नहीं किया। ऐसे में कैप्टन ये फैसला लेते हैं कि वो प्लेन को अब और ऊपर लेकर नहीं जाएंगे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कैप्टन तुरंत चेकलिस्ट का सहारा लेते हैं, जो मैनुअल के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला है। चेकलिस्ट में लिखा है कि ऐसी प्रॉब्लम होने पर प्लेन का ऑटो पायलट और ऑटो थ्रस्ट ऑफ कर देना चाहिए। कैप्टन बिल्कुल वैसा ही करते हैं, लेकिन इससे प्लेन की कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता। अभी दोनों पायलट इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक नई मुसीबत आ जाती है। दरअसल ये प्लेन अब बेकाबू होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते प्लेन की नोज अचानक से डाउन हो जाती है और ये तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। दोनों पायलट किसी तरह प्लेन की नोज को वापस ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में ये खुद ब खुद फिर से डाउन हो जाती है और पायलट दोबारा से इसे ऊपर लाने की कोशिश में जुट जाते हैं। इस तरह से ये एक सिलसिला बन जाता है जिसमें प्लेन की नोज डाउन होती है, फिर पायलट इसे संभालते हैं और ये फिर से डाउन हो जाती है। फ्लाइट 610 इसी तरह ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ती है और समय बीतने के साथ साथ प्लेन का ऑल्टीट्यूड कम होता जाता है। प्लेन के इस मूवमेंट को एटीसी भी रेडार के जरिए अपने डिस्प्ले पर देख रहा होता है, इसलिए वो फ्लाइट 610 से कांटेक्ट करके ये पूछते हैं कि एटीसी फ्लाइट 610, आप नीचे आ रहे हैं क्या? कैप्टन सुनेजा, नहीं, हम खुद से नीचे नहीं आ रहे, प्लेन में कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। हालांकि प्लेन में एग्जैक्टली क्या दिक्कत हुई है, इसका कैप्टन को अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। यहां पर मैं आपको बोइंग 737 मैक्स 8 के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि तभी आप इस इंसिडेंट को ठीक से समझ पाएंगे। दरअसल बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन की टेल में एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगा है, जिसका इस्तेमाल प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस रखने में किया जाता है। इस स्टेबलाइजर का एंगल बदलने के लिए कॉकपिट में एक व्हील लगा है, जिसे पायलट अपनी योक में लगे स्विचेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर यह व्हील मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, या कुछ सिनेरियोज में ये एक हद तक ऑटोमेटिकली भी काम कर सकता है। लेकिन बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन में MCAS नाम का एक ऑटोमेटिक सिस्टम इस व्हील का यूज प्लेन के पिच को एडजस्ट करने के लिए कर रहा है। अब ये MCAS क्या है, चलिए पहले इसको जानते हैं। असल में बोइंग 737 हमेशा से ही एक एडवांस पैसेंजर प्लेन रहा है, जिसके डिजाइन में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। ये प्लेन को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए इसके लैंडिंग गियर्स को काफी समय पहले ही छोटा कर दिया गया था। लेकिन इसमें दिक्कत तब आई जब कंपनी ने प्लेन के अंदर बड़े साइज के इंजन लगाने चाहे, क्योंकि लैंडिंग गियर छोटे होने से प्लेन का ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम हो गया था। ऐसे में बड़े इंजन लगाने की जगह नहीं बची। इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए इंजीनियर्स ने इंजन को विंग्स पर थोड़ा आगे खिसका कर लगा दिया। सबसे बड़े इंजन लगाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन प्लेन में एक नई दिक्कत आ गई। वो ये कि कम स्पीड पर फ्लाई करने या फिर टेक ऑफ करते समय इसकी नोज ऊपर उठने लगी। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए प्लेन के अंदर MCAS यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम लगाया गया। इस ऑटोमेटिक सिस्टम का काम
कॉकपिट में लगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील को एडजस्ट करके प्लेन की पिच को ठीक रखना था। यानी प्लेन की नोज अगर जरूरत से ज्यादा ऊपर उठ रही है तो ये इसे नीचे लाने का काम करता था। अब MCAS को कैसे पता चलेगा कि प्लेन की नोज ऊपर है या नीचे? इसके लिए इसे प्लेन के एंगल ऑफ अटैक सेंसर से जोड़ा गया, जहां से ये इन्फो लेता था कि प्लेन का पिच क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर का काम प्लेन के ऑल्टीट्यूड और एयर स्पीड की जानकारी देना होता है। अब एविएशन रूल्स के अकॉर्डिंग प्लेन का कोई भी सिस्टम जो प्लेन को कंट्रोल करता है उसे कम से कम 2 सेंसर से जुड़ा होना चाहिए, ताकि एक सेंसर के खराब होने पर ये दूसरे सेंसर से डेटा ले सके। लेकिन बोइंग ने इस रूल की परवाह ना करते हुए MCAS को सिर्फ एंगल ऑफ अटैक सेंसर से जोड़ा, जो गलत था। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि फ्लाइट 610 के लिए जिस बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का यूज किया जा रहा है, फ्लाइट से पहले उसका एंगल ऑफ अटैक सेंसर बदला गया था। पर क्योंकि इस सेंसर को कैलिब्रेट नहीं किया गया, इसलिए यह गलत डेटा कलेक्ट कर रहा है और इसी के चलते पायलट को प्लेन के ऑल्टीट्यूड और एयर स्पीड की गलत जानकारी मिल रही है। अब जरा आप क्रोनोलॉजी को समझिए। प्लेन में नया एंगल ऑफ अटैक सेंसर डाला गया पर कैलिब्रेट नहीं किया। कैलिब्रेट ना होने की वजह से इसने गलत डेटा कलेक्ट किया और वही गलत डेटा MCAS को मिल रहा है। अब MCAS को गलत डेटा की वजह से लग रहा है कि प्लेन की नोज ऊपर है, इसलिए वो जबरदस्ती नोज को डाउन कर रहा है और प्लेन पूरी तरह बेकाबू हो रहा है। यानी जिस MCAS को फ्लाइट की स्टेबिलिटी और सेफ्टी बढ़ाने के लिए लगाया गया, वही अब इसके लिए घातक साबित हो रहा है। यही वजह है कि आप लोग कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंसें, उसके लिए मैं हमेशा बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन सजेस्ट करता हूं। क्योंकि कई बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग करने वाले हों या आपको कोई इंटरव्यू देना हो, तो लास्ट मोमेंट पर या तो आपका USB हेडफोन या वेबकैम खराब हो जाता है और वो सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। इसलिए मैं इन चीजों में हमेशा बिग पासपोर्ट जैसे ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाना प्रेफर करता हूं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स कभी धोखा नहीं देते। तो आपको चाहे ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी हो, ऑनलाइन गेम्स खेलने हो या फिर YouTube वीडियोस के लिए वॉइस ओवर ही क्यों ना करना हो, बिग पासपोर्ट के पास आपकी हर जरूरत के लिए एक खास प्रोडक्ट मौजूद है। और हाँ, आप चाहे तो इनके ब्लूटूथ हेडफोन्स और वेबकैम्स की रेंज भी चेक कर सकते हैं, वो भी शानदार हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर चलिए अब वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं, जहां MCAS सिस्टम प्लेन को नीचे गिराने पर उतारू हो चुका है। कमाल की बात यह है कि इस सिस्टम को स्टैप ट्रिम में लगे स्विचेस ऑफ करके बड़ी ही इजीली बंद किया जा सकता है। लेकिन पायलट्स को इस MCAS सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनका इस तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है। ये बेचारे बस योक को खींचकर प्लेन की नोज ऊपर करने में लगे हुए हैं। कैप्टन ATC को प्लेन में हो रही सभी प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और उसको बताते हैं कि उन्हें प्लेन का सही ऑल्टीट्यूड भी मालूम नहीं है, क्योंकि दोनों डिस्प्ले अलग अलग ऑल्टीट्यूड दिखा रही है। इस पर ATC कहता है कि आप ऑल्टीट्यूड की चिंता मत कीजिए, आप किसी भी ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकते हैं, बस इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। ऐसे में अपने माइंड को सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढने पर लगाने के लिए कैप्टन सुनेजा प्लेन का पूरा कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के हाथों में देते हैं और खुद कॉकपिट के एक एक सिस्टम को चेक करने लगते हैं कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। लेकिन जैसे ही प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के हाथों में आता है, ये एक बार फिर नोज डाउन होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हैं, फर्स्ट ऑफिसर, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। दोनों पायलट एक बार फिर प्लेन को काबू करने में जुट जाते हैं। अब तक पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी आइडिया हो चुका है कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और जैसे ही प्लेन नीचे गिरना स्टार्ट होता है, लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दुर्भाग्य से इन सभी लोगों की जान कॉकपिट में बैठे पायलट्स के हाथों में है और दोनों पायलट्स इस समय बेबस हो चुके हैं।
ये प्लेन की नोज को ऊपर करने में अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार फ्लाइट 610 हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जावा सी में क्रैश हो जाती है और एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि ना तो इसमें प्लेन बचता है और ना ही प्लेन में बैठा कोई इंसान। सभी 189 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एटीसी बार बार फ्लाइट 610 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एटीसी, फ्लाइट 610, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? फ्लाइट 610, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर सामने से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि जवाब देने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। एटीसी को यह समझने में देर नहीं लगती कि फ्लाइट 610 के साथ जरूर कोई हादसा हुआ है। इतने में ही जावा सी से खबर आती है कि कुछ रशियन लोगों ने वहां एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखा है। इस खबर के मिलते ही क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टर्स और बोट्स को रेस्क्यू के लिए भेजा जाता है और जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहां उनके रेस्क्यू करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। हादसे के 2 दिन बाद डेड बॉडीज और प्लेन के कुछ जरूरी हिस्से ढूंढने के लिए 175 डाइवर्स को समुद्र में उतारा जाता है। यह खोजबीन 15 दिन तक चलती है, जिसमें सिर्फ 125 लोगों की डेड बॉडीज ही मिल पाती हैं, यानी बाकी बचे 64 लोगों की बॉडी तक नहीं मिलती। इसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन, जो इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया है। आखिरकार 3 महीने की खोज के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को इस प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स बोइंग 737 मैक्स 8 उड़ाने वाले कई दूसरे पायलट से बात करते हैं और उसके बाद बोइंग के इंजीनियर्स की टीम को डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। तब जाकर इन्वेस्टिगेटर्स को MCAS और इससे जुड़े दूसरी चीजों का पता चलता है, जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस तरह इस प्लेन क्रैश का पूरा जिम्मेदार इसी MCAS सिस्टम को माना जाता है, जिसके बारे में बोइंग ने किसी को नहीं बताया था और ना ही किसी मैनुअल में इसका जिक्र था। अगर सिर्फ चेकलिस्ट में ही MCAS का जिक्र होता तो शायद पायलट इस हादसे को होने से रोक सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और इस लापरवाही की वजह से 189 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इस हादसे के कुछ समय बाद बोइंग ने MCAS को अपने सभी प्लेन से हटा दिया था, पर अब कुछ भी करके मरने वाले लोगों की जान की भरपाई नहीं की जा सकती थी और ना ही इस सच्चाई को बदला जा सकता था कि इस घटना में 189 लोग बेमौत मारे गए। बाकी हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।